नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। मुलायम सिंह यादव को याद करके बोले बसपा सांसद अफजाल अंसारी, नेता बनाने की फैक्ट्री थे नेताजी। गिरफ्त में आया डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स के नाम पर जूस बेचने वाला गिरोह, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। गीता में जिहाद वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया सामने, कांग्रेस की मती मारी गई, हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा का भाव। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी का ऐलान, पुलिसकर्मियों को मिलेगा 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता। लखनऊ में बैठक से पहले डीएसपी ने फैसले के जरिए दिया बड़ा संदेश, यूपी में अब बढ़ेगी सपा की मुसीबत। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि गाजीपुर के सूरज पांडे पार्क में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव नेता नहीं बल्कि नेता बनाने की फैक्ट्री थे। सांसद ने बताया कि 1991 में उनके ऊपर विपत्ति आई थी और 1993 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के विपक्ष में पार्टी के चुनाव लड़ कर चुनाव जीत लिया था। और बता दें, इसके बावजूद नेताजी ने उनकी मदद की और उस मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद जनपद के कई अधिकारियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पिछले दिनों निधन हो गया था और उनके सम्मान में जनपद के कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। गाजीपुर के सूरजपुर पांडे पार्क में समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया था और जिसमें सभी राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए। इसी क्रम में गाजीपुर के सांसद ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे लोगों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया है। जिन्हें ग्राम प्रधान बनाने की उम्मीद नहीं थी, उन लोगों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया है। कुल मिलाकर नेताजी को नेता बनाने की फैक्ट्री भी कहा सकते हैं। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि 1991 में मैं दूसरे पार्टी का विधायक हुआ करता था। उस समय हमारे ऊपर विपत्ति आई थी। 1992 में मुलायम सिंह यादव गाजीपुर में एक विशाल रैली करने आए थे। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान अफजाल अंसारी को मदद की बात कही थी। उस मामले में जांच कमेटी के द्वारा जांच किया गया तो जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल के आदेश पर गाजीपुर के बहुत सारे अधिकारियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीजों को मौसम्बी का जूस जिला हुआ प्लेटलेट्स बढ़ाए जाने के चलते कथित तौर पर चर्चित और सनसनीखेज मामले में पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना समेत गिरोह से जुड़े हुए 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 18 पाउच प्लाज्मा और 3 पाउच संदिग्ध प्लेटलेट्स और 1 लाख रुपए नगद और 3 अदद 2 पहिया वाहन और 13 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डीएम संजय कुमार खत्री ने एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे का दावा है कि गिरोह के लोग ब्लड बैंकों से प्लाज्मा हासिल करते थे और हर पाउच में 350 ml प्लाज्मा रहता था और इसमें ये सीरीज से प्लाज्मा को दूसरे पाउच में भरते थे। और बता दें, ये 50 ml के दूसरे पाउच में प्लाज्मा को भरने के बाद उसे प्लेटलेट्स बताकर बेच दिया करते थे। प्लाज्मा के पाउच से जिस तरह सीरीज का इस्तेमाल किया जाता था, वहां ये लोग शहर के नामचीन अस्पतालों के नाम से फर्जी स्टिकर चिपका दिया करते थे। इसके साथ ही जरूरतमंद को अस्पताल की फर्जी रसीद भी दिया करते थे। अफसरों के मुताबिक प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर गिरोह के लोग इसे हजारों रुपए की ऊंची कीमत पर जरूरतमंदों को बेच दिया करते थे। प्लेटलेट्स के मौसम्बी का जूस मिले जाने के आरोप पर अफसरों का कहना है कि गिरोह के पास से बरामद हुए संदिग्ध प्लेटलेट्स पाउच को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाए जाने के लिए इनमें से मौसम्बी का जूस मिलाया जाता था या कुछ और, या फिर सिर्फ प्लाज्मा को ही प्लेटलेट्स बताकर उसे डेंगू मरीजों के परिवार वालों को बेच दिया करते थे। हालांकि अफसरों ने यह दावा जरूर किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी ने मौसम्बी का जूस मिलाए जाने के दावे को पूरी तरह से इनकार किया है। अफसरों का कहना है कि पूरी सच्चाई लैब रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चल जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल के भगवद गीता में भी जिहाद की बात पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेता के बयान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। वहीं
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपने बयान में राम सेतु को काल्पनिक बताने और गीता का जिहाद सिखाने और भगवा आतंकवादी बयान वाले पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम सेतु का कांग्रेस काल्पनिक मानती है और अब उसके नेता गीता का जिहाद सिखाने वाला ग्रंथ बताने की हिमाकत कर रहे हैं। तुष्टिकरण की आड़ में अपने शासन में भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा और कांग्रेस की मति मारी गई है। उन्होंने आगे लिखा कि निष्काम कर्म की शिक्षा देती है गीता और दुनिया का यह अद्भुत ग्रंथ है जो कि सही मायने में धर्म को पुष्ट करता है। कांग्रेस न भगवान राम को मानती है और न भगवान कृष्ण को, इसलिए हिंदुओं के प्रति हमेशा नफरत और घृणा का भाव रहा। दरअसल पाटिल ने यह दावा किया था कि जिहाद की अवधारणा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि भगवद गीता और ईसाई धर्म में भी की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवाई की आत्मकथा के विमोचन पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पाटिल ने कहा था कि इस्लाम धर्म में जिहाद का बहुत जिक्र है। पाटिल ने अपनी टिप्पणियों में दावा किया था कि सिर्फ कुरान में ही नहीं महाभारत में भी गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से जिहाद की बात कर रहे हैं और ये बात सिर्फ कुरान या गीता में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। पाटिल ने इस बयान पर अब विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने पुलिस विभाग को लेकर कई घोषणाएं भी की और मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को अब तक मिल रहे 200 रुपए साइकिल भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पुलिस विभाग को ई पेंशन पोर्टल की सेवाएं भी अफाद दिया जाएंगे। और बता दें दिवाली के ठीक पहले पुलिस के जवानों के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की सहूलियत को देखते हुए 5 लाख से अधिक के चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पुलिस महानिदेशक स्तर से होने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक इसके लिए शासन स्तर पर कार्यवाही होती रही है जिसके बिना वजह देरी होती थी और सीएम योगी ने कानून का राज बनाए रखने से यूपी पुलिस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस की सक्रियता का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध समाप्त हो गया है और ऐसे अपराधी या तो जेल में बंद है अथवा गिरफ्तारी के दौरान मारे गए हैं। सीएम ने कहा कि शहीद जवानों के परिजनों की सरकार हर जरूरत पूरी कर रही है और सीएम योगी ने पुलिस के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के बीच उन्होंने अभूतपूर्व परिश्रम किया। कोरोना पॉजिटिव भी हुए लेकिन सेवा पथ नहीं छोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के दौरान 45 पुलिसकर्मियों का देहांत भी हुआ जिन्होंने परिजनों को नियम अनुसार नौकरी और 22 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। यही नहीं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सैनिक आदि से सेवारत उत्तर प्रदेश मूल के शहीद 581 जवानों के आश्रितों को 141.9 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और बहुजन समाज पार्टी इस नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई है। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां संगठन में फेरबदल कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कि मुस्लिम समाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ा जाए। तो ये पूरी वारदात सामने आई है। आपको बता दें बसपा में एंट्री के पीछे यही सबसे बड़ी वजह भी मानी जा रही है। और वहीं अब 22 नवंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी खासतौर पर मुस्लिम समाज पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ज्वाइन करते हुए इमरान मसूद को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और इसके जरिए भी यही संदेश दिया जा रहा है कि यूपी में मुस्लिम समाज का अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो बसपा है, सपा नहीं। जाहिर है इसके जरिए बीएसपी के समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इमरान मसूद के बीएसपी के बाद अब वो जयंत चौधरी को भी पश्चिमी यूपी में सीधे तौर पर चुनौती मिलेगी। अब तक जयंत के खिलाफ पश्चिमी में बसपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर बीएसपी में आते ही मायावती ने पश्चिम यूपी में इमरान को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो। और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि केवल एक थप्पड़ ने जिंदगियां बर्बाद कर दी और एक की मौत हो गई तो दूसरा जेल में बंद है। मामला मेरठ के अस्तु भारती मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां एक थप्पड़ से आहत छात्र ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि छात्रा की मौत हो गई है और इस मामले में अस्तु भारती मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन से सही समय पर इस मामले को गंभीरता से लिया नहीं और अगर लिया होता तो लड़की का जान बचाई जा सकती थी। इस मामले को लेकर 2 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़की चौथी मंजिल से कूदकर दिखाई दे रही है। वीडियो से पहले चीख पुकार सुनी जा सकती है और फिर एकदम खामोशी। वीडियो मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज का ही बताया जा रहा है। बिल्डिंग की छत से छलांग लगाने वाली लड़की बीडीएम सेकेंड ईयर में की छात्रा बताई जा रही है। जानकारी मिल रही है कि पिछले 3 दिनों से ये छात्रा सुभारती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती थी। दरअसल बीडीएम की छात्रा और सहपाठी सिद्धांत पवार के बीच किसी बात को लेकर 1 महीने से रार चल रही थी। कई बार कहसुनी भी हो चुकी थी और आरोप है कि सिद्धांत ने गुस्से में लड़की पर थप्पड़ बरसा दी और हालांकि उस समय मामले को रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन 19 अक्टूबर को सिद्धांत ने लड़की को सबसे सामने थप्पड़ मार दिया। फिर से इस बात को आहत होकर लाइब्रेरी की छत पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। पास ही खड़े किसी शख्स ने यह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और अब मृतका छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सिद्धांत के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। हालांकि इस मामले में सुभारती मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने थप्पड़ के इन दोनों मामलों में गंभीरता से नहीं लिया। आरोप है कि सिद्धांत छात्रा का उत्पीड़न कर रहा था और कॉलेज प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ था। अस्पताल में एडमिट होने के 3 दिन बाद छात्रा की मौत हो गई और वहीं आरोपी सिद्धांत को जेल भेजने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। नोएडा पुलिस ने होटल कमरे में वीडियो बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नोएडा सेंट्रल के एडीसीपी साद मियां खान ने बताया है कि फेज 3 पुलिस स्टेशन में सूचना मिली थी कि एक कपल किसी होटल में रुके थे और वहीं कुछ समय बाद उन्हें होटल में रुकने का वीडियो मिला और उस वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी की मांग की गई और इस मामले में पुलिस ने जांच की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी के खुलासा किया है कि कुछ दिन पहले उसी होटल के कैमरे में रुके थे और वहीं कैमरा लगाया गया। बता दें कि बाद में जब कपल वहां आए तो उन्होंने उनके वीडियो रिकॉर्ड किए और रंगदारी की मांग की गई। एसडीपी ने आगे बताया कि पुलिस जांच में आरोपी ने एक गिरोह के बारे में बताया है जो बैंक पासबुक, सिम, एटीएम और अन्य बैंक सुविधाओं से युक्त किट की आपूर्ति करता है और इसमें 2 व्यक्ति शामिल पाए गए हैं, जिन्हें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार शख्स का एक जामताड़ा से संबंधित बताया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी ने खुलासा किया है कि उन्होंने हाल ही में एक कॉल सेंटर चलाने वाले अनुराग को एक किट बेची थी। अनुराग 3 अवैध कॉल सेंटर चला रहा था और ड्यूटी फ्री और डिस्काउंट आईफोन बेच रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और लैपटॉप सहित विभिन्न सामग्री जब्त कर ली गई है। मामले में उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने हिरासत से फरार हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसके पास से करीब 1.5 किलो गांजा और एक कट्टा कारतूस बरामद किया है। दूसरी बार उसे नोएडा सेक्टर 8 से गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति पुलिस हिरासत में शौच के बहाने शौचालय से फरार हो गया था और घटना के समय उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद था। अधिकारियों ने कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था और फिर गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नोएडा पुलिस के डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बता दें उनको बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम भीष्म सिंह बताया जा रहा है। वहीं बिहार के सिवान का रहने वाला है और अभी वो नोएडा के बरेला गांव में रह रहा है। उसके नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जब वो पुलिस हिरासत से फरार हुआ था तो उसे फेज 1 पुलिस थाना से ले जाया जा रहा था।
दोपहर वो शौचालय गया था, वहां से पुलिस कांस्टेबल को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। बाद में घटना के समय उसके साथ मौजूदा कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। वहीं भागकर हरोला चला गया था, और जो कि नोएडा का एक व्यस्त बाजार है। मुखाबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे सेक्टर 8 से फिर से गिरफ्तार कर लिया और उसे जर्जर इमारत से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी को कहना है कि गिरफ्तार के बाद उसके खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड एनडीपीएस एक्ट के और आईपीसी की धारा 223 और धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गाजियाबाद में निर्भया कांड जैसे गैंगरेप की खबर की चर्चा चल रही है और इस मामले का गाजियाबाद ने पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले को मनंत ढंग और संदेहास्पद बताया है। ये मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के आश्रम रोड का बताया जा रहा है। वहां 18 अक्टूबर को एक महिला बोरी में हाथ, पैर और मुंह पूरी तरह से बांधे हुई मिली थी और इसकी सूचना एक राहगीर ने डायल 111 को दी और मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और गाजियाबाद के एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की विस्तार से जानकारी दी। पूछताछ में पीड़ित महिला ने बताया कि 5 जानकार लोगों ने ही उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने कहा कि महिला ने बताया कि आरोपी के साथ उसका संपत्ति विवाद चल रहा था और उसने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे 2 दिन तक बंधक बनाए रखा और लगातार रेप किया। उसका कहना था कि आरोपी उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड घुसाकर उसे सड़क पर फेंक कर मौके से फरार हो गए। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। इसमें बहुत चौंकाने वाला तथ्य सामने आए हैं और पुलिस का कहना है कि महिला से गैंगरेप की वारदात अभी शक से दायरे में है और पुलिस का कहना है कि महिला को इस हालत में पहुंचाने वाला खुद महिला और उसके 3 साथी हैं। बता दें कि पुलिस का कहना है कि इस आजाद, गौरव और अफजल की मुख्य भूमिका थी और आजाद पीड़ित महिला का मित्र है। इन तीनों ने मिलकर संपत्ति विवाद को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और इसका गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि पीड़िता के स्वस्थ होने के बाद उसे भी पुलिस कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। नोएडा में एक सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आज सोसाइटी के कुछ लोग और गार्ड्स के बीच मारपीट होती दिखी और इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला सेक्टर 78 हाइट पार्क सोसाइटी का बताया जा रहा है। वहीं सोसाइटी के लोगों ने गार्ड्स के खिलाफ थाना सेक्टर 113 में शिकायत दर्ज कराई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एओए के चुनाव को लेकर हाइट पार्क सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से माहौल गरमाया हुआ है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि एओए की पूर्व टीम के बिना चुनाव ही खुद को निर्विवाद चुन लिया गया था, जिसके बाद सोसाइटी ने दोबारा चुनाव करवाए। वहीं बीते दिनों एओए की नई टीम चुनाव जीती और वहीं एओए की टीम की मीटिंग हुई जिसमें सोसाइटी के गार्ड पहुंचे और गए और इसी बीच निवासी और गार्ड्स के बीच जमकर हंगामा हो गया। बता दें रेजिडेंट्स का आरोप है कि गार्ड ने उनके साथ मारपीट की और सामने आई घटना का वीडियो भी सामने आया है और एक और गार्ड्स की समूह दिख रहा है तो दूसरी तरफ रेजिडेंट्स का। दोनों के बीच चीकम चिल्ली के साथ मारपीट होती दिख रही है। वीडियो में कुछ रेजिडेंट्स महिलाएं गार्ड समूह की महिलाओं के बाल खींचते हुए भी नजर आ रहे हैं और धक्का मुक्की करते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो में महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात हो रही है। फिलहाल मौके पर शांति की व्यवस्था कायम है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam में बकवास, the Sleep Company mattress is log on to the sleepcompany.in.
ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गुजरात के साबरमती जेल में कैद बाहुबली माफिया अतीक अहमद को पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट लाया गया था, जहां उसके सुर बदले बदले नजर आए और अतीक अहमद को बसपा विधायक रहे राजू हत्याकांड मामले में लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट से निकलने के दौरान जब मीडिया से बातचीत करना चाहा तो अतीक सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगा। पेशी के बाद बाहर आकर अतीक अहमद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी की तारीफों के पुल बांध दिए। अतीक अहमद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहादुर मुख्यमंत्री हैं, बहुत ईमानदार हैं और काफी मेहनत करते हैं। और अतीक की जुबान से ये तारीफ सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये बात जाहिर है जिस दिन से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है तभी से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। माफिया अतीक के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। बता दें कि बाहुबली नेता अतीक अहमद को लखनऊ कोर्ट में पेश करने के लिए रात ही गुजरात से लाया गया था और उसे साबरमती जेल में लखनऊ जेल में शिफ्ट करा दिया गया था। भारी फोर्स के बीच अतीक अहमद भी कोर्ट में पेशी हुई थी। और यूं तो अतीक गुजरात जेल में है, लेकिन यूपी सरकार लगातार उसके खिलाफ एक्शन लेती रही है। हर कुछ दिन पर ही उसकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है। माना जा रहा है कि अभी तक अतीक और उसके कुर्कों की संपत्तियां मिलाकर माफिया अतीक को कुल 10 अरब की चोट पहुंच गई है। बता दें कि 2005 के जनवरी में इलाहाबाद से बसपा विधायक राजू पाल का मर्डर हुआ था। रिपोर्ट आई थी कि कुल 5 बदमाशों ने राजू के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में राजूपाल की मौत हो गई। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक अहमद था और इस दौरान अतीक अहमद और राजूपाल में दुश्मनी चल रही थी और वजह सियासी विवाद चल रहा था। यूपी के कौशाम्बी में तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे राजस्व की टीम के सामने बवाल खड़ा हो गया। शिकायतकर्ता और अवैध अतिक्रमणकारी आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हो गई। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई और बवाल बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी को जानकारी दी और फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी बवालियों को पकड़कर थाना उठाकर ले गए। राजस्व निरीक्षण की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस वीडियो भी वायरल हो रहा है और मंझनपुर तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत पुष्प शरीरा के अंतर्गत गांव में 3 बिस्वा का एक तालाब मिला और बता दें कि तालाब के पूर्व प्रधान के भाई अशरफ लाल ने कब्जा कर निर्माण कर रखा था। गांव के हिश बरन आदि ने अवैध कब्जे की शिकायत समाधान दिवस में की थी और लेकिन शिकायतें प्राप्त होने के बाद सदर एसडीएम प्रखर उत्तम ने राजस्व टीम भेजकर तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का फरमान जारी किया और एसडीएम के आदेश पाते ही राजस्व निरीक्षण सुरेंद्र सिंह का लेखपाल सुरेंद्र चौरसिया पुलिस उपाध्यक्ष पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। टीन शेड गिराने की जानकारी जैसे ही अतिक्रमणकारियों को हुई तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। अतिक्रमणकारियों का कहना था कि शिकायतकर्ता शिवबरन आदि ने भी तालाब के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा था और उनसे भी अवैध कब्जा हटवाया जाए। इस बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, उनके बीच गाली गलौज शुरू हो गई। देखते ही देखते गाली गलौज मारपीट में तब्दील हो गई। राजस्व टीम और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट देख पुलिस कर्मियों के बीच बचाव करने की कोशिश की तो उपद्रवी उनसे भी भिड़ गए और आरोप है कि पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस कर्मचारियों ने पश्चिमी शरीरा थाना अध्यक्ष भवानी सिंह को भी घटना की जानकारी दी और फौरन थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर वहां पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है। शहर के करशुना थाना इलाके में भीरपुर चौकी में 3 दिन पहले एक युवक का सिर कटी हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया था। एक बंद ढाबे में सामने शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वारदात विभत्स है। जानकारी के मुताबिक शव को जलाने की भी कोशिश की गई, जिसकी वजह से बॉडी की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया था। जांच का दायरा बढ़ाते हुए प्रयागराज पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली है और साथ ही मुख्य हत्या आरोपी का नाम भी उजागर कर लिया है। करशुना थाना इलाके के सर्जिकल ऑफिसर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मृतक बक्सर बिहार का रहने वाला सूरज गुप्ता बताया जा रहा है। वहीं हत्या का मुख्य आरोपी फिरोज नाम का एक आदमी बताया जा रहा है, जो इस वारदात के बाद मौके से फरार चल रहा है। जांच में शख्स की गई फिरोज तक पहुंच गई है, जिसके बाद उसके घर पर छापेमारी की गई। वहां से सूरज के कुछ कपड़े मिले थे और जिसके आधार पर उसे मुख्य आरोपी बनाया गया। फिरोज की पत्नी नमजा पुलिस की हिरासत में है और बता दें उससे पूछताछ चल रही है। वहीं आरोपी की तलाश में लगातार तफ्तीश की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार में लेकर जल्द से हत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा। और मामले को 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जब स्थानीय लोगों को यह शव मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। शव के कई अंग काटकर उसे जलाने की भी कोशिश की गई, जिसकी वजह से बॉडी की शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया गया और पता चला कि सिर कटा और जला हुआ शव बक्सर के एक युवक का बताया जा रहा है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान यानी कि एनआईए ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 2 स्थानों पर छापे मारे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंदी मॉड्यूल के एक धुर चरणपंथी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निवासी बासित कलाम सिद्दीकी को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया द्वारा आतंकवादी हिंसा के जरिए भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छोड़ने के लिए युवाओं को चरणपति बनाने और उन्हें भर्ती कराने की साजिश से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी की गई है। एनआईए ने पिछले साल 29 जून को भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां कानून के विभिन्न धाराओं के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। अधिकारी ने कहा सिद्दीकी का आईएसआईएस के साथ करीबी संपर्क था और वो वॉइस ऑफ खुसान पत्रिका के जरिए आईएसआईएस के लिए प्रचार सामग्री तैयार करने, प्रकाशन और प्रसार में शामिल था। उन्होंने कहा था कि वो आईएसआईएस के वॉइस ऑफ हिंदी मॉड्यूल को धुर चरणपंथी सदस्य था। एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान स्थित अपने आईएसआईएस अकाउंट के निर्देश पर वो विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें आईडी विस्फोटक बनाने के लिए घातक रासायनिक पदार्थ के उपयोग के संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहा था। यूपी में दीपावली से मौसम में बदलाव होगा और सर्दी में बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र लखनऊ का पूर्वानुमान है कि आने वाले 5 दिनों में तापमान में 1-2 डिग्री की कमी आ सकती है और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि इस दौरान मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर महीने में अंत में और नवंबर महीने के शुरू में ही सर्दी धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी और कोहरा भी छाने लगेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकल रही। वहीं सुबह और शाम के साथ साथ रात में हल्की सर्दी का एहसास होगा। इससे पहले शुक्रवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा और धूप निकली थी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 32 डिग्री सेल्सियस और जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 ज्यादा 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में हवा खराब होती जा रही है। शनिवार की सुबह यूपी के अलग अलग जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ। लखनऊ में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान रहा और मौसम साफ रहेगा और वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी से 146 दर्ज की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।